गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ। सो आज हम फिर से नई शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी के साथ। ओके, सो आपकी जो रीसेंट यूपीएससी ईपीएफओ और एपीएफसी की जो पोस्ट आई हैं, ठीक है, उसमें भी इंडियन पॉलिटी का आपका पार्ट है, तो उसी को टारगेट लेते हुए हम चलेंगे। मगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है और जो भी एमसीक्यू टाइप आपके अगर एग्जाम्स होने वाले हैं तो उनके लिए ये लेक्चर सफिशिएंट रहेगा, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, जो भी एग्जाम हो। ठीक है, मेंस को ये टारगेट नहीं करेगा, मैं पहले आपको बता देती हूँ। और अगेन इसका जो सोर्स है दैट इज द लक्ष्मीकांत। ठीक है, इससे ऑथेंटिक सोर्स और क्या हो सकता है इंडियन पॉलिटी के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज हम पार्ट 1 के साथ डील करेंगे। ओके, सो आज छोटा ही लेक्चर रहेगा मगर आपको सारी टर्म्स जो हैं अच्छे से समझ आ जाएंगी सरल भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट्स की। ठीक है, पार्ट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं और शेड्यूल्स होते हैं। ओके, सो पार्ट्स क्या होते हैं पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले ओरिजिनली अगर हम देखें तो ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट थे और अभी की बात करें, हम मार्च 2023 की बात करें, ठीक है, जिस समय मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इस समय कितने पार्ट्स हैं? 25 पार्ट्स हैं। सो अभी हम देख लेते हैं कि पार्ट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो पार्ट्स क्या होते हैं बेसिकली कि इसमें क्या किया गया कि सारी तरह की बातें, ठीक है, जो एक तरह की बातें थी, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड जितनी भी बातें थी उनको एक पार्ट में रखा गया। ठीक है, पार्ट 3 में। ठीक है, अगर डीपीएसपी की बात करें तो उनको अलग पार्ट में रखा गया। मतलब एक तरह की बातें एक जगह एक साथ रखी गई और उनको पार्ट बना दिया गया। ठीक है, अब आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? ठीक है, जो पार्ट्स में बातें थी, ठीक है, एक पार्ट में जो पर्टिकुलर बातें थी, क्या क्या बातें थी, वो आर्टिकल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पार्ट 3 की हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो आर्टिकल 14 में क्या बातें हैं, आर्टिकल 15 में क्या बातें हैं। ठीक है, जो भी तरह की बातें, एक तरह की बातें जो भी रिलेटेड थी वो एक पार्ट में रखी गई और जो बातें हैं उन्हीं को आर्टिकल्स बोला गया। ठीक है, जो भी एक तरह की बातें थी उन्हीं को आर्टिकल्स बोला गया। ठीक है, पार्ट हो गया पूरा कलेक्शन और 1 बाय 1 जो भी बातें थी वो हो गए आर्टिकल्स। ओके, अब बात आती है हमारे शेड्यूल्स की। अब शेड्यूल्स क्या होते हैं? ठीक है, शेड्यूल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आर्टिकल 1 में दिया हुआ है कि नेम्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अगर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का नाम दिया हुआ है। अब देखो, अगर आर्टिकल 1 में, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि आर्टिकल 1 में ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हमारे पास 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अगर हम आर्टिकल 1 में सारा ये लिखने लगे कि हमारे पास कौन कौन सी स्टेट है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, जो भी है सारी अगर हम लिस्ट उस समय वहां पे ही प्रोवाइड कर दे तो आप देखोगे कि आर्टिकल 1 तो हमने यहाँ पे लिखा है मगर आर्टिकल 2 वो है तो दूसरे तीसरे पेज में आएगा। ठीक है, तो ये इलॉजिकल सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्या किया उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे उन्होंने बोला कि ये बहुत इलॉजिकल सा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी एक लिस्ट के रूप में आ रही हैं, ठीक है, जैसे स्टेट्स की लिस्ट होगी, यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट होगी, स्टेट में कितनी राज्यसभा सीट्स रहेंगी, कितनी लोकसभा सीट्स रहेंगी, या जो भी लिस्ट में जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है उनको क्या करेंगे हम एक एंड में मतलब एक अलग सी चीज़ रखेंगे जिनको हम शेड्यूल बोलेंगे और उसमें हम बता देंगे कि कौन सी लिस्ट कौन से शेड्यूल में पड़ी है। ठीक है, अगर हमने स्टेट की बात की तो हम प्रेफर कर देंगे जितने भी हमारे स्टेट्स के नाम है वो शेड्यूल 1 में पड़े हैं या किसी भी शेड्यूल में पड़े हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको समझा रही हूँ कि शेड्यूल होते क्या है। ठीक है, जो भी लिस्ट की बात होगी, ठीक है, जो भी लिस्ट बड़ी बड़ी लिस्ट होंगी उनको हम शेड्यूल में रख देंगे ताकि बीच में जो है वो लिस्ट जो है वो डाटा के साथ इंटरफेयर ना करे और इतना जो है वो इलॉजिकल ना लगे। ठीक है, ये हो गया शेड्यूल। अब बात करते हैं हमारे आर्टिकल। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस दौरान हमारे जो आर्टिकल थे वो थे 395 और इस समय मार्च 2023 में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इस समय कितने आर्टिकल्स हैं? 470। ओके, तो शेड्यूल्स की बात करें तो पहले थे 8 शेड्यूल्स और अब हैं 12 शेड्यूल्स। ओके, तो याद रखेंगे इतना सा, पहले 22 पार्ट्स थे अब 25 हैं, पहले 395 आर्टिकल्स थे अब 470 है और पहले 8 शेड्यूल से और अब 12 शेड्यूल से। करेक्ट। चलिए अब बात आती है आज के लेक्चर में हम सिर्फ पार्ट 1 ही डिस्कस करेंगे। 4 आर्टिकल जो होंगे इसके हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1
इज द यूनियन एज टेरिटरी। ठीक है, सो ये ओवरव्यू दिया हुआ है, वन बाय वन डिटेल में हम आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत सरल भाषा में हम समझेंगे इसको। ठीक है, और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ मैं इस बार क्या करूंगी कि कंपाइल जितनी भी पॉलिटी है वो एक कंपाइल पीडीएफ में एक साथ ही आपको प्रोवाइड करूंगी, मगर वन बाय वन भी मैं सर को सेंड कर दूंगी। ठीक है, वो थोड़ा टाइम लगाते हैं सेंड करने में, मैं उनको बोलूंगी, मगर रिक्वेस्ट की जब लेक्चर आए उसके बाद ही आपको पीडीएफ मिल जाए, ताकि आप साथ साथ से रिवाइज कर सकें। ओके, मगर कंपाइल्ड पीडीएफ भी आपको यहाँ पे जरूर मिल जाएगी। ओके, अब बात आती है हमारे आर्टिकल 1 की। ठीक है, तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, पहले ये हमारे देश का नाम बता रहा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम नाम की। ठीक है, तो जब हमारा नाम रखा जा रहा था, हमारे देश का नाम रखा जा रहा था, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, तो कोई लोग बोलते थे, ठीक है, आधे लोग बोलते थे कि इंडिया रखना है नाम, ठीक है, मॉडर्न नाम है, और दूसरे बोलते थे नहीं भारत रखना है, क्योंकि जो इंडिया है ये ब्रिटिशर या कॉलोनियल माइंडसेट हमें दिखाता है। ठीक है, तो ये हम इंडिया नहीं रखेंगे, हम अपना ट्रेडिशनल नाम रखेंगे, भारत रखेंगे। ठीक है, अब दोनों में बहस हो गई, सो फिर उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम दोनों ही नाम रख लेंगे। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, रादर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब दोनों चीजों को हम ध्यान से समझ लेते हैं, यूनियन क्या होता है और फेडरेशन क्या होता है। ठीक है, तो हमारा जो देश है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। फॉर मतलब यहाँ पे ये है कि अगर स्टेट चाहे भी तो वो यूनियन से अलग नहीं हो सकती है, सेंटर से अलग नहीं हो सकती है, और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकती है, चाहे वो इस बात से खुश हो या ना खुश हो। ठीक है, उसको हमारे देश के साथ ही रहना पड़ेगा, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट या अलग से देश या अलग से राज्य वो घोषित नहीं कर सकती है कि हम इंडिया का पार्ट नहीं है, वो हमेशा इंडिया का पार्ट रहेंगी। ठीक है, वेयरएज फेडरेशन ऑफ स्टेट जैसे आप यूएसए भी देखोगे, वहां पे क्या होता है कि जो स्टेट्स हैं उनकी एक अलग पावर्स होती हैं और जो सेंटर है उनकी अलग पावर होती है। ठीक है, फेडरेशन ऑफ स्टेट में जो स्टेट्स हैं और जो सेंटर है उनमें एक बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन होता है पावर्स का। ठीक है, जो स्टेट की पावर्स हैं उनके साथ सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकता है, और जो सेंटर की पावर्स हैं उनके साथ स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, और अगर वो सेंटर चाहे, ठीक है, इंडिया की तरह नहीं, अगर फेडरेशन ऑफ स्टेट में अगर सेंटर चाहे भी तो वो स्टेट की बाउंड्री को, उनके नाम को या उनके जो पावर को कटेल नहीं कर सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें यूनियन ऑफ स्टेट में, हमारे इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे जो है वो सेंटर मोस्ट पावरफुल रहता है। ठीक है, अगर वो चाहे तो वो स्टेट का नाम भी बदल सकता है, उसकी बाउंड्री भी अल्टर कर सकता है, उसको रीऑर्गेनाइज भी कर सकता है, ये सारी पावर सेंटर में रहेगी। वेरएज आप बोलोगे कि मैम हमारे में भी तो स्टेट और जो सेंटर है उसमें भी तो पर्टिकुलर डिवीजन रहता है, हमारे पास भी तो स्टेट की अलग पावर्स हैं, सेंटर की अलग पावर्स हैं। देखो यहाँ पे पावर्स तो हैं, मगर ये किस हिसाब से हैं कि फॉर एग्जांपल क्लास में जैसे मॉनिटर होता है, ठीक है, कि टीचर क्लास में नहीं है तो वो मॉनिटर को बोलेगा कि आप यहाँ पे देखते रहना, मैं बाहर जा रहा हूँ, आप क्लास का ध्यान रखना, और जो भी बातें करेगा उसको आप डांट लगा सकते हो। ठीक है, ये इतनी पावर मॉनिटर को दे सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पे सेंटर एक टीचर की तरह वर्क करता है और मॉनिटर जो है वो स्टेट्स वर्क करती हैं। ठीक है, देखो ऐसे तो स्टेट्स की पावर क्या है, स्टेट्स के पास पावर तो है, ठीक है, सेंटर ने उनको दी हुई है पावर, मगर इमरजेंसी के दौरान अगर सेंटर चाहे, ठीक है, सेंटर चाहे तो वो स्टेट की सारी पावर को अक्वायर कर सकता है। ठीक है, और स्टेट उसमें कुछ भी नहीं कर सकती है। ठीक है, ऐसे तो थोड़ा फेडरेशन स्ट्रक्चर तो है, मगर जो मोस्टली प्रीडोमिनेंट है सेंटर ही यहाँ पे मोस्ट पावरफुल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है भारत जो है हमारा यूनियन ऑफ स्टेट है रादर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ यूनियन और फेडरेशन का मतलब। अब बात आती है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, जो स्टेट होंगी, हमारी जो स्टेट्स होंगी और जो टेरिटरीज होंगी, देखो अब यहाँ पे बात आती है कि स्टेट्स और टेरिटरीज का मतलब क्या है। ठीक है, देखो स्टेट्स जो हैं वो जो हमारे यूनियन का हिस्सा है, ठीक है, जो इस समय भारत का हिस्सा है वो स्टेट्स हैं। ठीक है, जैसे हमारी 28 स्टेट्स हैं इस समय। ठीक है, अब टेरिटरीज क्या होगी, टेरिटरीज आर मच ब्रॉडर देन द स्टेट्स। ठीक है, टेरिटरीज में हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया ये भी आ जाएगा, अक्साई चीन भी आ जाएगा। ठीक है, जो भी एरिया जिसको इंडिया क्लेम करता है, जिसको हमारा जो इंडिया है वो क्लेम करता है कि ये भारत का हिस्सा है,
बेशक ही वो अभी इंडिया का पार्ट नहीं है, पर फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, या इंडिया क्लेम करता है ये हमारा हिस्सा है, किसी ने ऑक्युपाई किया है, तो वो टेरिटरीज में आ जाएगा। ठीक है, जो स्टेट और टेरिटरी है वो कौन से शेड्यूल में स्पेसिफाई की गई हैं? फर्स्ट शेड्यूल में। मैंने आपको बताया पहले ही कि अगर हमें लिस्ट बतानी है कोई भी तो हम शेड्यूल्स में डालेंगे। तो आप याद रखिएगा, फर्स्ट शेड्यूल अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या चीज़ें हैं या फर्स्ट शेड्यूल किसके साथ डील करता है, तो वो डील करता है विद द स्टेट्स एंड इट्स विद द स्टेट एंड द टेरिटरीज ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो ये स्टेट्स और टेरिटरीज के साथ डील करता है। ओके, स्टेट और टेरिटरीज में आपको डिस्टिंक्शन समझ आ गया होगा। ओके, अब और क्या बातें बोलते हैं यहाँ पे, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। ठीक है, जो टेरिटरी है इंडिया में उसमें क्या क्या आ जाएगा? स्टेट्स आ जाएंगी, ऑब्वियसली हमारी यूटीज आ जाएंगी। ठीक है, और अदर अक्वायर्ड टेरिटरीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई और टेरिटरी भी अक्वायर की है किसी समय, तो वो भी हमारे जो है वो टेरिटरी का हिस्सा बनेगी और वो फर्स्ट शेड्यूल में क्या किया जाएगा? उसको स्पेसिफाई किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आर्टिकल फर्स्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, इसका एक एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। ओके, चलिए आर्टिकल 2 पे हम चलते हैं। आर्टिकल 2 भी इंपॉर्टेंट है बहुत। अब आती है बात आर्टिकल 2 की। तो आर्टिकल 2 प्रोवाइड फॉर द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स इन इंडिया। तो ये क्या बोलता है कि हमारे इंडिया में एडमिट कर सकते हैं और एस्टेब्लिश करते हैं हम न्यू स्टेट्स। ठीक है, द प्रोविजन स्टेट दैट द पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट। ठीक है, तो मतलब अगर कोई भी हमारे जो इंडिया में कोई भी नई स्टेट का एडमिशन होता है, ठीक है, जो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा आर्टिकल 2 में हम मेजरली यहाँ पे अगर हम देखें आर्टिकल 2 और 3 में डिस्टिंक्शन ये है कि आर्टिकल 2 में जो हम एडमिशन या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो वो इंडिया का पार्ट नहीं है। ठीक है, वो इंडिया का पार्ट नहीं है। जो बाहर की टेरिटरी है जिनको इंडिया एक्वायर करना चाहता है, तो इसमें आर्टिकल 2 में वो बातें कही गई है। और अगर इंडिया उनको अपने में जोड़ना चाहता है तो उनको ये लॉ बनाना होगा, पहले एक लॉ बनाना होगा, उसके बाद ही वो उसको अपने यूनियन में एडमिट कर सकता है। ओके, तो एक लॉ से ही वो नई जो स्टेट्स हैं उनको एडमिशन दे सकता है अपने इंडिया में, या उनको एस्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है, तो ये लॉ से होगा। ठीक है, तो इंडियन पार्लियामेंट एक लॉ से ही ये सब कर सकती है। ओके, देखो यहाँ पे इंडिया कैन अक्वायर द फॉरेन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो इंडिया जो है वो फॉरेन टेरिटरीज को भी अक्वायर कर सकती है। ठीक है, किस किस से कर सकती है? एक ट्रीटी से कर सकती है, परचेज कर सकती है, गिफ्ट से ले सकती है, लीज से, या प्लेबिसाइड या ऑक्यूपेशन से। ठीक है, इन तरीकों से जो इंडिया है वो फॉरेन टेरिटरीज को क्या कर सकती है? अक्वायर कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके लक्ष्मीकांत में यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है कि जैसे इंडिया ने सेवरल फॉरेन टेरिटरीज को अक्वायर किया है। फॉर एग्जाम्पल दादरा एंड नगर हवेली, ये पहले इंडिया का पार्ट नहीं हुआ करते थे। जैसे गोवा हो गया, दमन एंड दीव हो गया, पुडुचेरी हो गया और सिक्किम हो गया। ठीक है, तो इंडिया ने इनको अक्वायर किया है। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया है? इसको जब अक्वायर किया और फिर फर्स्ट शेड्यूल में इनके जो है नाम मेंशन किए थे। ओके, सो ये हो गया हमारा आर्टिकल 2। और आर्टिकल 3 पे अभी हम चलते हैं। आर्टिकल 3 जो है आपका डील करता है पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। ठीक है, जब मैंने आपको जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर को जो रीऑर्गेनाइजेशन करने की पावर है, या किसी भी एक स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करने की पावर है, उसके नेम को चेंज करने की पावर है। ठीक है, एक स्टेट से दूसरी नई स्टेट बनाने की जो पावर है, वो कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्लियामेंट को प्रोवाइड करता है? वो है आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि वो एक न्यू स्टेट बना सकती है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट। वो 2 स्टेट को मिला के एक स्टेट बना सकती है, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू फॉर्म एनी स्टेट। ठीक है, तो किसी भी टेरिटरी को जो मिला के एक स्टेट बना सकती है। ये आर्टिकल 3 पावर देता है। किसको देता है? पार्लियामेंट को देता है। ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। याद रखिएगा, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, सो पार्लियामेंट क्या कर सकती है? एक तो नए स्टेट बना सकती है सेपरेशन ऑफ टेरिटरी से, या 2 स्टेट्स को जोड़ के, या तो वो इंक्रीज कर सकती है एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया जो है उसको इंक्रीज कर सकती है, या उसको कम कर सकती है, या अल्टर कर सकती है बाउंड्री को, या उसका नेम भी अल्टर कर सकती है। ये सारी पावर आर्टिकल 3 देता है इंडियन पार्लियामेंट को कि आप ये सब कर सकते हो। और जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो भी आर्टिकल 3 ही।
सो आर्टिकल 2 और 3 में डिफरेंस जो मेनली है वो आर्टिकल 2 जो है वो डील करता है विद द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये उन स्टेट्स की एडमिशन या एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है ये यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, जो पहले से भारत का पार्ट नहीं है, ये उनके एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। और आर्टिकल 3 डील करता है विद द फॉर्मेशन और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे स्टेट्स है उनके अल्ट्रेशन में, उनके नाम चेंज कर रहे हो, बाउंड्री चेंज कर रहे हो, तो उनमें जो भी अल्ट्रेशन हो रही है वो जो पावर देता है पार्लियामेंट को वो आर्टिकल 3 देता है। और आर्टिकल 2 पावर देता है कि वो फॉरेन टेरिटरीज को भी इंडिया में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये दोनों आर्टिकल आपको क्लियर हुए होंगे। और आर्टिकल 4 की अभी हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि आपने जो भी आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में जिस भी स्टेट को न्यू एडमिशन दिया है, उसकी बाउंड्री को अल्टर किया है, इंडिया में जोड़ा है या फिर से रीऑर्गेनाइज किया है, तो आपने क्या करना है, उसको आपने फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में ऐड करना है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या करोगे, आप उसका नाम लिखोगे ना। अगर आपने सिक्किम को अक्वायर किया है तो आप लिखोगे कि भाई नई हमारी स्टेट बन गई है, या जो भी हमारा जो स्टेट बनी है, यूनियन टेरिटरी बनी है, तो आपने उसका नाम भी तो लिखना है फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, तो नाम आते हैं ना स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम फर्स्ट शेड्यूल में, तो ये आर्टिकल 4 यही बोलता है कि अगर आपने न्यू दाखिला किया है तो उसका नाम भी तो दर्ज करना है। और फोर्थ शेड्यूल में क्या करना है, जो भी आपने स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, उसकी राज्यसभा सीट्स कितनी होंगी ये आपने अमेंडमेंट करके फोर्थ शेड्यूल में लिखना है। ठीक है, क्लियर हुआ। आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि आर्टिकल 2 और 3 में आपने जो भी नई स्टेट लाई है उसका नाम आपने फर्स्ट शेड्यूल में लिखना है, और जो भी उसकी राज्यसभा सीट्स हैं वो कितनी उसको मिलेंगी वो कहाँ पे लिखना है, उस स्टेट के सामने फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा सीट्स भी लिखनी है। ठीक है, ये है आर्टिकल 4 और ये हमारा पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और बाकी आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर भी आपको जल्दी ही मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको अपने चैनल पे लेट्स लर्न टुगेदर पे, वहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आ रही हूँ G20 के ऊपर। ठीक है, 1-2 दिन में वो भी आपको लेक्चर मिल जाएगा G20 के ऊपर। जितना भी है G20 क्या है, इसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं, ठीक है, इसका थीम क्या है, लोगो क्या है, कौन सी लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, ठीक है, वो सब आपको पता चलेगा। G20 में कितनी कंट्रीज हैं वो सब पता चलेगा। और आपको पता चलेगा कि अभी तक मार्च 2023 तक कितनी मीटिंग्स हुई हैं, कहाँ कहाँ पे हुई है। और साथ ही साथ मैंने जो मीटिंग्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल बेंगलुरु में 2-3 मीटिंग हो रही है तो मैंने साथ में ही वो कंपाइल किए हैं। ठीक है, और मैंने जो है वो स्पेस अभी छोड़ी है, अभी मैं आपको इतना पढ़ा दूंगी उसमें, और जो आने वाली मीटिंग्स होंगी वो साथ ही साथ एक महीने के बाद मैं आपको ऐड ऑन करती जाऊंगी, बिकॉज ये लर्नर्स की डिमांड थी कि मैम आप इस पे एक लेक्चर लाओ तो जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए उसको भी ज़रूर देखिएगा, मैं सर से कह के IG क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करा दूंगी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।